Hello students, our channel Beyond Academics is going to make a series on the important topics of company law. In this series, we are going to cover every important topic of Companies Act 2013 that may be useful for School of Open Learning and NC Webb Delhi University students for BCom second year. So in this series, we are going to start with corporate veil and lifting of corporate veil. The medium of communication is in two languages, Hindi as well as English, so that it is easy to understand for the students. So corporate veil जो है basically दो वर्ड से मिलकर बना है, corporate plus veil. Corporate का मीनिंग होता है कंपनी and veil is पर्दा. So basically it is a legal concept that separates the personality of corporation from personality of its shareholders and protects them from being personally liable for company's debts and other obligations. So basically एक legal concept है जो कंपनी के shareholders को कंपनी से अलग करता है. हमने पहले भी पढ़ा है separate legal entity concept. और जो कंपनी होती है वही लाइबल होती है उसके डेट्स के लिए और ऑब्लिगेशंस के लिए. जो शेयर होल्डर्स हैं वो पर्सनली लाइबल नहीं होते. द कॉर्पोरेट वेल व्हेन केप्ट इंटैक्ट हेल्प्स प्रोटेक्ट अ बिजनेस ओनर फ्रॉम हैविंग सरेंडर पर्सनल एसेट्स टू पे डेट्स और सेटल लीगल इश्यूज ऑफ द कंपनी. जो कॉर्पोरेट वेल है यानी कि जो एक बीच में पर्दा है कॉर्पोरेट वेल, वो बिजनेस ओनर को उसकी पर्सनल एसेट सरेंडर करने से और कंपनी के डेट्स पे करने से बचाता है. बट पिछले कुछ समय से एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आया है लिफ्टिंग या फिर पियर्सिंग द वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी. इट इज अ सिचुएशन वेयर अ शेयर होल्डर इज हेल्ड लायबल फॉर इट्स कॉर्पोरेशन डेट्स डिस्पाइट रूल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एंड ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी. The veil doctrine is invoked when shareholders blur the distinction between corporation and shareholders. जब भी स्टैट्यूटरी या जुडिशियल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली उनको लगता है कि कंपनी में कुछ डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही है, तो उस टाइम पे जो कंपनी की लायबिलिटी होती है या उसके डेट्स होते हैं उसके लिए शेयर होल्डर्स या जो एक्चुअल ओनर्स होते हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है. The courts will break through the corporate shell and apply the principle of lifting or piercing the corporate veil. So basically this is the lifting or piercing of corporate veil. In simple words, कि जब कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता, दोनों को लॉ एक ही तरीके से ट्रीट करता है, उसको हम कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल. जो लॉ है वो दो तरीके से कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकता है, अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. तो अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन द कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड इन द फॉलोइंग केसेस. रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम. जो मिनिमम नंबर का क्लॉज है प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 7, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स उससे कम होते हैं तो भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करना पड़ता है. सेकेंड, फॉर एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी. जो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी होती है उनके रिलेशनशिप को भी एस्टैब्लिश करने के लिए कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करनी पड़ती है अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन. फॉर फैसिलिटेटिंग द टास्क ऑफ एन इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. जब भी कोई इंस्पेक्टर ऑडिट के लिए या फिर किसी दूसरे लीगल मैटर के लिए अपॉइंट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन पर्पज से, तो उस टाइम पे भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है ताकि वो उसके ओनर से क्वेश्चनिंग कर सके. द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ओनरशिप ऑफ कंपनी. जब एक्चुअली में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है कंपनी की ओनरशिप को पहचानने के लिए, जैसा कि सत्यम केस अगर आपको याद हो, उसमें भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया गया था ताकि हमको जो एक्चुअल ओनर है बी राजलिंगम उसके बारे में पता लग सके. सेकेंड, अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. सो अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. बेसिकली अंडर प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, व्हेन कोर्ट वांट्स टू डू इनकम टैक्स असेसमेंट and to inquire about real owners of company.
whether these companies formed company for evasion of taxes or not। तो इसमें बहुत ही फेमस केस है डिनशॉ मानेक जी का। इसमें जो असेसी है वो 4 कंपनीज बनाता है जिसमें से कि वो अपनी कंपनी के प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और बाद में वही कंपनीज उस पैसे को ओनर को वापस कर देती हैं। जब प्रॉफिट 4 हिस्सों में बढ़ गया तो जो टैक्स लायबिलिटी आई वो काफी कम आती थी, तो उसने इन चारों कंपनीज को टैक्स इवेजन के लिए बनाया था। तो इस केस में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करना पड़ा था। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ द एनिमी कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी। बेसिकली एनिमी कैरेक्टर क्या होता है, जब भी हम किसी कंट्री से इन द टर्म्स ऑफ वॉर होते हैं, वॉर पीरियड के टाइम पे होते हैं, तो उस कंट्री की जो भी कंपनीज होती हैं वो हमारे लिए एनिमी कंपनीज कहलाती हैं, उनका कैरेक्टर एनिमी हो जाता है। तो इसमें एक बहुत ही फेमस केस है, एक इंग्लैंड की कंपनी थी और एक जर्मनी की। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो जर्मनी की कंपनी इंग्लैंड में अपने टायर्स मैन्युफैक्चर करती थी और उस कंपनी के ज्यादातर डायरेक्टर्स और ओनर्स जर्मनी से ही थे। तो जब उन्होंने इंग्लैंड से पैसे वापस मांगे, उन्होंने अपने डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी, तो इंग्लैंड ने उसको मना कर दिया कि हम पैसे आपको नहीं देंगे क्योंकि इस वक्त वो जो कंपनी थी वो एनिमी कंपनी थी। तो उस केस में भी हमको कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करनी पड़ी थी। लास्ट, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। In this case, managing director under an agreement that contained a condition that he shall not solicit away the customers of the company, but Horn formed a company which resorted to solicitation in violation of the contract। इस केस में क्या था कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर था कंपनी का, उसने कहा था कि वो कस्टमर्स को इन्वॉल्व नहीं करेगा, लेकिन बाद में उसने उसको इन्वॉल्व कर लिया था और उनके पैसे नहीं लौटाए थे। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, इसमें भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करना पड़ा था।